नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे केबीएस का जो पीजीटी का एग्ज़ाम पेपर है। तो ये एग्ज़ाम पेपर हमें देखना चाहिए क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन पेपर आपको कराना चाहिए, तो इसलिए क्वेश्चन पेपर मतलब आप देखोगे तो मतलब बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं कि मतलब नई चीज़ें भी आपको मिलेंगी इससे, और पता भी चलेगा कि जो क्वेश्चन पहले आते थे वही क्वेश्चन अब आते हैं रिपीट होकर। ठीक है। और इसमें से कुछ क्वेश्चन जैसे थे स्थापना तर्क वाले थे, कुछ एक कॉम्प्रिहेंशन दिया था, वो क्वेश्चन मैंने इसमें से निकाल दिए हैं। जो क्वेश्चन सीधे हैं अपने, जो अपने मतलब के हैं, वही क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं। ठीक है। और एक सबसे पहले एक बात आपके लिए बताना चाहूँगी कि मैं जैसे तुम दिन में कुछ भी तैयारी करते हो ना, तो पूरा जैसे कंप्लीट कर लेते हो अपना। जब सोने जाते हो तो वो जो दिन में आपने पूरा पढ़ा है, एक बार उसको सोते समय आंख बंद करके उसको रिवाइज करना कि आज हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी थी और क्या क्या उसमें से हमें याद रह गया। समझ लो जब सोते हो तो उस टाइम जो मतलब तुम रिवाइज कर रहे हो उन चीज़ों को कि क्यों हमने पढ़ा था, कैसे कैसे पढ़ा था, क्या क्या। अगर वो माइंड में फीड होती जा रही हैं, बात आसानी से समझ में आती जा रही हैं, ठीक है, तो वो समझ लो कि मतलब अच्छे मतलब एक तरह से मतलब कंप्लीट हो चुका है आपका याद करा हुआ, मतलब है आपकी मेमोरी में, और वो जल्दी से मतलब डिलीट नहीं होगा आपकी मेमोरी से। ठीक है। इस चीज़ का मतलब बहुत अच्छे से ध्यान करना। इसलिए डेली सोने से पहले एक बार ज़रूर अपने माइंड में रिवाइज करके सोना कि आज हमने क्या क्या काम करा, कितना है। अगर मतलब एकदम दिमाग में कई बार ये भी आता है ना कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे करते इसका आंसर क्या था, तो वो तुरंत ही देखना तभी उसका आंसर। नहीं तो अगर तुम सुबह देखोगे ना उसका आंसर, तो मतलब वो नहीं रहेगा। वो तो है कि हाँ याद कर सकते हो, लेकिन वो तभी फिट कर लोगे ना माइंड में, तो वो बहुत अच्छे से याद होगा। ठीक है। मैंने सोचा कुछ जो मेरे याद आया कि मतलब थोड़ा सा बता देना चाहिए आपको। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है कि विसर्ग संधि में किसका मेल होता है। तो विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है विसर्ग संधि में। ठीक है। अब संधि कितनी होती है हमारी? 3 होती हैं। एक व्यंजन होती है, एक व्यंजन होती है, एक स्वर होती है, एक हमारी व्यंजन, स्वर और विसर्ग। ठीक है। इस तरह से 3 संधियाँ होती हैं। अब स्वर्ग संधि के भेद पूछे, 5 होते हैं। ठीक है। कौन से? यण है, अयादि है, दीर्घ है, यण, अयादि, दीर्घ, वृद्धि और गुण संधि। ठीक है। इस तरह से 5 हैं जो इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और संधियाँ कितनी होती हैं? 3 होती हैं अपनी। और अगर पूछे व्यंजन संधि में किसका मूल्य होता है, तो व्यंजन संधि में प्लस के पहले या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा। ठीक है। या तो व्यंजन है इधर, इधर स्वर है, या इधर स्वर है तो इधर व्यंजन है। इस तरह से एक तरफ जरूर होगा। अगर स्वर पूछे कि स्वर संधि में मतलब सॉरी दोस्तों, हाँ सॉरी, स्वर संधि में किसका मिलन होता, तो स्वर संधि में प्लस के पहले भी स्वर होगा इधर भी, और प्लस के बाद भी स्वर ही होगा। ठीक है। ये पहचान है स्वर संधि की। जैसे व्यंजन संधि की पहचान पूछी, ऐसे आगे इनकी पहचान भी पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं। और एक उसका ध्यान हो रखता है कि जैसे आता है कि स्वर संधि में विच्छेद होता है या विग्रह होता है। स्वर सॉरी दोस्तों, मतलब स्वर संधि नहीं नाम देंगे, संधि दे देंगे कि संधि में विच्छेद होता है, विग्रह होता है, क्या होता है। तो संधि का क्या होता है? विच्छेद होता है। और विग्रह किस में होता है? समास में होता है। आगे देखते हैं। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। तो भारतेंदु काल जो है नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो इस कालखंड को भारतेंदु काल को किस नाम से पुकारा गया है? कहने का मतलब ये है, तो वो है पुनर्जागरण काल और जागरण सुधार काल। तो जागरण सुधार काल किसे कहा गया? द्विवेदी युग को। आगे देखते हैं। धूमिल का पूरा नाम क्या है? तो धूमिल का पूरा नाम क्या है? तो वह है सुदामा पांडे। धूमिल का पूरा नाम। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम है। तो रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन डी सही होगा इसमें। 4 बिहारी, मतीराम, घनानंद और पद्माकर। ये लेखक हैं जैसे रीतिकाल, भक्तिकाल और आदिकाल। ठीक है। इनके और द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगतिवाद, इनका क्रम लगाने के लिए आ जाता। तो इनको एक बार ना लिख के, जैसे बिहारी, केशव, मतीराम, जैसे ये ले रखे हैं, इस तरह से क्रम से लिख के पहले का वर्ड याद कर लेना।
उनका सन याद कर लेना। अगर ऐसे अगर सन याद नहीं होते तो क्रम याद कर लेना। क्रम याद हो गए तो समझ लो जो बड़े हैं तो पहले आ गए, तो क्रम से याद करोगे तो उसमें सन याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब इसमें बिहारी पूछे कि मतलब इनका जन्म कब का है, तो ये 1595 ईस्वी, मतीराम 1604 ईस्वी के हैं, और घनानंद 1689 ईस्वी के हैं, पद्माकर 1753 ईस्वी के हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तो इसमें से कौन सा युग्म है जो असंगत है, तो ये ऑप्शन डी है, मतलब 3 है, धर्मवीर भारती, मानव मूल्य और साहित्य, ये गलत है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक का फूल निबंध है, विद्यानिवास मिश्र का विचार और अनुभूति है, रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि निबंध है। ठीक है, ये सही है तीनों। क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ो। अब जैसे इसमें 3-4 थे, तो अगर बाद में आ जाए अशोक का फूल किसका निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इस तरह से सारे ऑप्शन, अगर क्वेश्चन में ऑप्शन भी आ रही है तो वो ऑप्शन भी मतलब हमारे लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। ठीक है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम है। महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, निहार, रश्मि, संध्या गीत और दीपशिखा। निहार, रश्मि, निर्जा और संध्या गीत किसमें संकलित हैं, ये इनकी रचना है, यामा में संकलित है। ठीक है। और आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। हरी घास पर क्षणभर किस रचनाकार की रचना है। हरी घास की क्षणभर जो है ये रचना किसकी है, अज्ञे की रचना है। और इसमें मतलब एक शहरी जीवन का इसमें दिखाया गया है जो इनकी रचना है अज्ञे की। और मुक्तिबोध की रचना कौन सी है, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल। और धूमिल की रचना कौन सी है, संसद से सड़कता कल सन्ना सुनना मुझे, ये किसकी रचना है, धूमिल की है। और नागार्जुन की युगधारा भस्मांकुर है। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है, तो तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है, दास्य भाव की। और साख्य भाव की किसकी भक्ति है, सूरदास की। सूरदास की भक्ति किसकी है, साख्य भाव की। और माधुर्य भाव की भक्ति किसकी है, मीराबाई की। और भक्ति के कितने प्रकार हैं अगर पूछे जाएं तो भक्ति के 5 प्रकार होते हैं, साख्य, दास्य, माधुर्य, वात्सल्य और शांत। ठीक है, इस प्रकार से 5 प्रकार की भक्ति होती है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है। तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है इसमें, तो ये है राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव सामनी। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। भारतेंदु हरिचंद और ये जयशंकर प्रसाद और एक वो है तो ये इनके नाटक अच्छे से देख लेना, इनके अंदर क्या है, मतलब क्या इनकी, क्योंकि अंदर पूछा जाता है इसमें स्कंदगुप्त में क्या दिया गया है इनके, वो भी क्योंकि ऐतिहासिक नाटकों के लिए कौन प्रसिद्ध है, जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, अगर आ जाए तो ऐतिहासिक नाटकों के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। और जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में मतलब पुनर्विवाह की समस्या को अपना दिखाया गया है, तो वो है ध्रुव स्वामी। ठीक है, तो इन चीज़ों को अच्छे से देख लेना। और इनका पहला नाटक कौन सा है, सज्जन है। एक चीज़ अच्छे से देखना है, ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगी। एक तो प्रेमचंद के उपन्यास, ठीक है, और भारतेंदु के नाटक, जयशंकर प्रसाद के नाटक, इनके अंदर के मतलब क्या है ये भी पूछते हैं, और कौन सा मौलिक है अनुदित है वो भारतेंदु के पूछते हैं। तो इसलिए अच्छे से मतलब कोशिश करूँगी कि ये कराऊँ आपको। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है, तो ये है कबीर हैं, जायसी हैं, तुलसी हैं और रहीम हैं। ठीक है, इस तरह से। और ये इनका अच्छे से देख लेना ये भी कि कबीर कौन से हैं, संत कवि हैं, जायसी सूफी कवि हैं, तुलसी कैसे कवि हैं, राम भक्त कवि हैं। ठीक है, इस तरह से मतलब, और जो संत कवि हैं, सूफी कवि हैं, राम भक्त कवि हैं, अच्छे से देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, इसमें से कौन सा युग्म संगत है, तो राजा निर्वसिया किसकी रचना है, कमलेश्वर की रचना है, ये सही है। और ये है इंसान के खंडहर, तो ये किसकी रचना है, ये है मोहन डाकेश की। जिंदगी और जोक अमरकांत की रचना है। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर की रचना है। इस तरह से ये ऑप्शन इसके सही होंगे। आगे देखते हैं, पतंग उड़ रही है वाक्य में क्रिया किस प्रकार की है। तो पतंग उड़ रही है वाक्य में क्रिया किस प्रकार की है, तो ये आकर्मक क्रिया है। और देखो जैसे रोना, सोना, उड़ना, ये कुछ आ जाए ना बढ़, तो समझ लेना एकदम आकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, और मतलब पूछे रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है, तो प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है, साम्यवाद।
साम्यवाद मतलब सब में समानता स्थापित करने का एक, जैसे क्योंकि प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित था ना। प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्यों का सही अनुक्रम है, तो प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा और विष्णुप्रिया। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अब एक इनकी रचना है जयद्रथ वध है, ये एक जय भारत है, ठीक है। थोड़ी दोनों को अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये जयद्रथ वध पहले की है, जय भारत बाद की रचना है। अब जैसे ऑप्शन में आ जाता तो जल्दी में, मतलब अब तो हम आराम से देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ये छोटी चीज़ ही हमें गलती कर देती है, तो उन्हें अच्छे से देख लेना। अब जयद्रथ वध कब की रचना है? ये रचना है हमारी 1910 की रचना है। पंचवटी 1925 की रचना है। यशोधरा 1932 की और विष्णुप्रिया 1957 की रचना। अबलो नसानी अपने नसेहू तुलसीदास की यह उक्ति किस रचना से है? तो ये जो लाइन है, पंक्तियाँ हैं, ये तुलसीदास की किस रचना से ली गई हैं? तो ये है विनय पत्रिका की पंक्ति, ठीक है। विनय पत्रिका जो इनकी रचना है उससे है। विनय पत्रिका कैसा काव्य है? तो ये एक गीति काव्य है। कैसा काव्य है? गीति काव्य है विनय पत्रिका। अगर पूछें कवितावली कैसा काव्य है, तो कवितावली मुक्तक है। और इनकी भाषा भी पूछते हैं। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा, कवितावली की भी ब्रज भाषा है और दोहावली की भी ब्रज भाषा है। रामचरितमानस की अवधि है, लेकिन अवधि भी कैसी अवधि है? परिनिष्ठित अवधि है। अगर पूछें जायसी की अवधि कैसे है, जो पद्मावत की है वो ठेठ अवधि है वो वाली, ठीक है, क्योंकि वो भी अवधि में रचना है, ये भी अवधि में रचना है जायसी की। और वो भी दोहा चौपाई शैली में है। रामचरितमानस भी दोहा चौपाई शैली में है। और रामचरितमानस के कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसी जी के कितने ग्रंथ प्रमाणिक माने हैं? तो इनके 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने हैं। कितने? 12। और 5 बड़े हैं और 7 छोटे। इस तरह से इनके 12 ग्रंथ माने, ठीक है। आगे देखते हैं। जिन दिन देख के कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में आपत कटीली डार, ठीक है। तो इसमें मतलब यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है ये बताना। तो ये प्रसिद्ध दोहा है बिहारी जी का। और बिहारी किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं और रीति सिद्ध कवि हैं। और इनकी एकमात्र रचना कौन सी है? बिहारी सत्साई, जिसमें या तो ऑप्शन में 713 है या 719 होगा, तो वो मतलब इसमें दोहे हैं, ठीक है। वैसे सत्साई का तो मतलब 700 दोहे से होता है, ठीक है। भिखारी दास की पंक्ति पूछी जाती है, तुलसी गंग दुए भये सु कबिन के सरदार। और रसलेन की पंक्ति कौन सी पूछी जाती है? अमे हलाल मद भरे श्याम सल रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, इस तरह से जो है, ठीक है। आगे देखते हैं। छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो छायावाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो वो है ऑप्शन 3। अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है। तो छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता अभिधात्मक नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे अभिधा का मतलब क्या होता है? सीधे सीधे किसी बात को कहना। और छायावाद में रहस्यवाद है, तो या तो लक्षणा सब शक्ति है, व्यंजना शक्ति ज़्यादा हुई, ठीक है। जो सही है उन्हें भी देख लेते हैं। छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? ये तो डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, अगर कथन आ जाए तो, ठीक है। छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भावभूमि करुणा से लेकर आनंद तक फैली हुई है, ये भी सही है। छायावाद प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है, ये भी सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गीति काव्य की विशेषता नहीं है? तो गीति काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है? इसमें वस्तु व्यापार वर्णन, जो विशेषता है उन्हें देख लेते हैं। स्व अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है, इसमें ये सही है। संगीतात्मकता होती है, ये भी सही है। कोमलकांत पदावली होती है, ये भी सही है। मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की है? देखो, उपासना पद्धति से 2 क्वेश्चन आए इस पेपर में। एक तुलसीदास की पूछी थी अभी पीछे, अब तो मीराबाई की पूछी। तो मीराबाई की भक्ति किस बाप की है? उपासना जो है माधुर्य बाप की है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतेंदु हरिचंद का मौलिक नाटक नहीं है? तो भारतेंदु हरिचंद का मौलिक नाटक कौन सा नहीं है? वो है पाखंड विडम्ब। और भारतेंदु के कुल कितने नाटक थे? 17 नाटक थे। कितने नाटक थे भारतेंदु के? 17 नाटक थे, ठीक है। और इनके अनुदित कितने थे? अनुदित 8 थे
और मौलिक कितने थे? 9 थे, इस तरह से। ठीक है। रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है। सर्वांग निरूपक कवि कौन से होते हैं? सर्वांग निरूपक कवि वो होते हैं, ये जो है सर्वांग निरूपक कवि, जिन्होंने मतलब रीतिकाल में काव्य के सभी अंगों का मतलब अलंकार, रस, छंद, नायिका भेद सभी का वर्णन किया है, तो वो तो सर्वांग निरूपक है। एक है विशिष्ट अंग निरूपक कवि। तो विशिष्ट अंग निरूपक कवि वो हैं जिन्होंने रस, छंद, अलंकार मतलब किसी एक को लेके मतलब अपनी रचनाएं लिखी हैं। ठीक है। तो इसमें से मतीराम है जो सर्वांग निरूपक कवि नहीं है। देव, कुलपति और चिंतामणि सर्वांग निरूपक कवि हैं। और रीतिकाल का जो काव्य था वो कितनी धाराओं में बटा हुआ था? तो रीतिकाल की जो 3 काव्य धाराएं थी, एक तो थी रीतिबद्ध, एक रीतिबद्ध थी, एक रीतिमुक्त और एक रीति मुक्त और एक थी रीति सिद्ध। ठीक है, इस तरह से। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? तो विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? केशव दास हैं। विज्ञान गीता के रचयिता केशव दास हैं। केशव दास की सारी रचनाएं देख लेना, जैसे रस प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, सब किसकी रचना? केशव दास की है। और सुंदर दास की रचना कौन सी है? सुंदर विलास है। और सुंदर अगर पूछा जाए कि मतलब संतों में सर्वाधिक मतलब सॉरी दोस्तों, संतों में मतलब एक क्या करना चाहिए, सर्वाधिक पढ़े लिखे कौन थे? तो वो सुंदर दास थे। और श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन थे? वो भी मतलब सुंदर दास थे। नरोत्तम स्वामी की रचना कौन सी है? सुदामा चरित है। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, सतपुड़ा के जंगल जो है। और गिरजा कुमार माथुर की रचना है छाया मत छूना मत। शमशेर बहादुर की रचना है दोआब जो पुछियाती। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है क्षण बोले कण मुस्कुराए। ठीक है, इस तरह से अपने ये क्वेश्चन पूछे आते हैं अपने एग्जाम में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम है? तो किस रचना के काव्य नायक राम है? ये है संशय की एक रात। ठीक है, जो मोहन डाकेश की रचना है। किसकी? मोहन डाकेश की रचना। जब राम रावण युद्ध होने वाला था तो उससे एक रात पहले का इसमें वर्णन दिया गया है। और कनुप्रिया में राधा कृष्ण का वर्णन है। किसका है? राधा कृष्ण का वर्णन कनुप्रिया में है। और ये किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है। रश्मिरथी में कर्ण है नायक जो है। और विष्णुप्रिया में कौन है? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। और ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो धर्मवीर भारती की रचना कौन सी नहीं है? आत्मजयी। आत्मजयी किसकी रचना है? एक कुंवर नारायण की रचना है। आगे देखते हैं। निराला के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो निराला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं। तो ऑप्शन हमारा इसमें 4 सही है, तो ये सही है। किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रानंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं? तो सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना है जिसमें उन्होंने अलंकार, छंद और शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं? वो इनकी पल्लव है रचना। ये पल्लव रचना कब की है? 1928 की रचना है जो इनकी पल्लव रचना है, छायावादी रचना है। और इसकी जो भूमिका है वो कितने पृष्ठों की है? 40 पृष्ठों की भूमिका है। अब पूछें कि छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? तो वो पल्लव को कहा जाता है। प्रकृति की चित्रशाला कौन सा है? पल्लव। ठीक है। और प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? इसमें से कौन सा युग्म संगत है? तो वो है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। और ये हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन की रचना। इसमें से संगत देखना कौन सा है? तो पथिक किसकी रचना है? मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी किसकी रचना है? ये सब राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। ठीक है।
और हिमकृतनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। निम्नलिखित में से युग्म असंगत है, इसमें से कौन सा युग्म असंगत है? तो यह दूसरी परंपरा की खोज, ये नामवर सिंह की रचना है। किसकी है? नामवर सिंह की रचना है, दूसरी परंपरा की खोज। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं है? तो कहानी लेखन में किस तत्व की आवश्यकता नहीं है? तो वह है यथासंभव तुक तथा लय। तुक और लय किस में होता है? तुक और लय काव्य में देखने को मिलता है। ठीक है, जो वर्णात्मकता और संवाद, ये कहानी में आवश्यकता है इसकी। और भाषा शैली और प्रस्तुति की मौलिकता, ये भी कहानी के लिए है। अनुभव और संवेदना की प्रामाणिकता, ठीक है, इसकी भी आवश्यकता कहानी के लिए होती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? तो इसमें से कौन सा युग्म संगत है? तो वह इसमें सॉरी दोस्तों, कौन सा युग्म असंगत है? क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना, पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है मुझसे भी। तो इसमें ये ऑप्शन ए है, चित्रलेखा। चित्रलेखा किसका है? ये भगवती चरण वाजपेयी का है। और सन्यासी इलाचंद जोशी की रचना, ये सही है। बसंती विश्वसाहिनी की रचना, ये भी सही है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की जीवनी है, मतलब लिखी है। शरद चंद्र की जीवनी है, विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। ठीक है, और इसे कितने वर्ष में पूरा किया था? 14 वर्ष में पूरा करा था जो जीवनी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? ये किसमें से कौन सा युग्म संगत है? तो ग्राम्य किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? कुकुरमुत्ता निराला की रचना है। दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से उपदेशों में से कौन सा कथन असंगत है? इसमें से कौन सा कथन असंगत है? तो ये ऑप्शन 4 सही होगा। इसमें उत्पाद की खूबियों को आम उपभोक्ता तक निःशुल्क पहुंचाना, ये गलत। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो तल्लीन में व्यंजन संधि है, तत् धन लीन। तो कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन नाकेश के किस नाटक में है? तो प्रवृत्ति निवृत्ति आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन नाकेश के किस नाटक में है? तो वह लहरों के राजहंस में है। ठीक है, इसमें नंद हैं जो मतलब एक राजा हैं और उनकी पत्नी है, फिर वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं इस तरह से। तो इसमें जो प्रवृत्ति निवृत्ति का आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व दे रखा है। आषाढ़ का एक दिन, ये सारे नाटक तो मोहन राकेश के ही हैं। ठीक है, और आषाढ़ के एक दिन में क्या दे रखा है? ये मध्यवर्गीय एक वैवाहिक जीवन का इसमें मतलब चित्रण दे रखा, जो आधा अधूरे इनके मोहन राकेश का नाटक है। और पैरों तले की जमीन जो नाटक है, इनका अधूरा नाटक है, जिसे कमलेश्वर ने पूरा किया था। आषाढ़ का एक दिन, इसमें कालिदास के जीवन से संबंधित है। किससे संबंधित है? कालिदास की। आषाढ़ का एक दिन। बनाट शाह का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की? तो बनाट शाह का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर 1935 ईस्वी में हिंदी एकांकी नाटक की रचना किसने की? ये भुवनेश्वर ने की थी। भुवनेश्वर के वो एकांकी कारवा है। और उपेंद्र नाथ का कौन सा है? अंजू दीदी। कौन सा है? अंजू दीदी। उदय शंकर भट्ट का है मुक्ति पथ, और रामकुमार वर्मा का है वो है बादल की मृत्यु। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नाटक में कृष्ण और वेणुवती के प्रेम का वर्णन था? कृष्ण और वेणुवती के प्रेम का वर्णन किस में है? तो ये सूर्यमुख में है। और सूर्यमुख किसका नाटक है? ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। किसका? एक तो लक्ष्मी नारायण लाल है, एक लक्ष्मी नारायण मिश्र है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होता इनके नाटकों में ऑप्शन में दोनों आते हैं ये, तो इनके दोनों को नाटक अच्छे से देख लेना कौन से किसके नाटक हैं। और ज़्यादातर होता यही है कि ये ऑप्शन में दोनों मिलते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से देख लेना। सेतुबंध किसका नाटक है? ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। ठीक है, सेतुबंध जो है। और ये कोमल गंधार, ये शंकर शेष का नाटक है। तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? तो तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? तो ये है सूरजपाल चौहान की तिरस्कृत जो आत्मकथा है, सूरजपाल चौहान की है। और एक इनकी है संतृप्त, एक तिरस्कृत है, एक संतृप्त है। तो किसकी है? और ये चारों कैसे दलित लेखक हैं। ठीक है, जो इसमें ऑप्शन में दे रखे हैं।
एक हैं धर्मवीर भारती और एक हैं ये धर्मवीर, ठीक है। तो ये धर्मवीर हैं जो दलित हैं और एक धर्मवीर भारती हैं जो मतलब जिन्होंने पहले रचनाएं लिखी हैं, जैसे कनुप्रिया, अंधायुग, ठीक है। तो धर्मवीर की रचना कौन सी है? मेरी पत्नी और भेड़िया, जो इनकी आत्मकथा है। तुलसीराम की कौन सी है? मूर्तिया और मणिकर्णिका। ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन सी है? जूठन, ठीक है। इस तरह से ये अपने आज के मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये एक पार्ट में और पढ़ेंगे क्वेश्चन, मैं डाल दूंगी इन्हें। जो भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारे, अपने देखना ही क्वेश्चन टकराते हैं। अगर पूछा जाए कि हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है, तो वो है मोहनदास नेमिशराय की अपने अपने पिंजरे, जो 1955 ईस्वी की है, ठीक है। अपने ये आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अपने आगे के एक पार्ट में और ये पड़ जाएगा क्वेश्चन। बाकी भारतीय कराऊंगी भक्ति काल, रीति काल, इस तरह से, और आधुनिक काल तो अपना चल ही रहा है। अपना प्रयास, आप हमेशा प्रैक्टिस और प्रयास करते रहो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।